हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वित्त यानी बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसके अलग अलग सोर्सेज क्या हैं। और इससे रिलेटेड फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने सीखा था कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और उसके कितने सोर्सेज होते हैं, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ओनर्स फंड के बारे में, यानी वह पैसा जो व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में लगाता है। और इसमें सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर्स, फिर आता है प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग यानी संचित आय, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स जीडीआर यानी अंतरराष्ट्रीय जमा रसीद, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स एडीआर अमेरिकन जमा रसीद, और इंटरनेशनल डिपोजिटरी रिसीट्स आईडीआर। ये सब क्या होते हैं, इसके लाभ हानि, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन सबको जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ओनर्स फंड यानी स्वामित्व कोष क्या होता है। इसका मतलब होता है कि वह पैसा जो व्यवसाय के मालिक के द्वारा व्यवसाय यानी बिजनेस में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं हम ओनर्स फंड यानी स्वामित्व कोष। अब आपको पता है बिजनेसेस कई तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे सिंपल फॉर्म होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकमात्र स्वामित्व। इसमें एक ही मालिक होता है और जो भी पैसा उस मालिक के द्वारा अपने व्यवसाय में लगाया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है पार्टनरशिप फर्म। इसमें बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए जो मालिक हैं वो भी एक से ज्यादा होते हैं और हर कोई अपनी तरफ से बिजनेस में पैसा लगाता है। तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी मालिक होते हैं व्यवसाय में, उसको बोलते हैं पार्टनर्स यानी साझेदार। और साझेदार जो भी पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, मतलब साझेदारों की पूंजी। उसके बाद जो थर्ड टाइप का बिजनेस होता है वो होता है कंपनी। अब कंपनी एक बड़ा बिजनेस होता है ऑब्वियसली, तो उसमें पैसा भी ज्यादा लगेगा। अब पैसा ज्यादा लगेगा तो इसके जो मालिक होंगे वो भी कहीं ज्यादा होंगे। कंपनी दो तरह की होती है जनरली, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में जो मालिक होते हैं वो 2 से लेकर 50 तक ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उसमें जो मालिक होते हैं उस कंपनी के, वो 7 से लेकर अनलिमिटेड हो सकते हैं, यानी मिनिमम 7 मालिक होते हैं पब्लिक कंपनी के। और इन जनरल हम जब कभी भी कंपनी की बात करते हैं तो हमारा मतलब पब्लिक कंपनी से होता है, ना कि प्राइवेट कंपनी से। तो कंपनी में कंपनी के मालिक ओनर्स जो भी पैसा उसमें लगाते हैं उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, और जो ओनर जो मालिक है उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। अब ये शेयर कैपिटल क्या होती है, देखिए आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जब आप पिज्जा खाते हो तो ऑब्वियसली आप एक पिज्जा पूरा नहीं खाते हो, 3 या 4 लोग होते हो, और उस पिज्जे को स्लाइसेस में डिवाइड करके आप एक स्लाइस या फिर 2 स्लाइस में शेयर करते हो। तो जो आपने एक हिस्सा पिज्जा का लिया है वो क्या कहलाता है, शेयर यानी भाग। तो ऑब्वियसली आपके पास किसी भी चीज का जो पार्ट आ रहा है, जो पोर्शन आ रहा है, वो कहलाता है शेयर। सिमिलरली कंपनी में बहुत सारा पैसा लगा होता है और वो पैसा बहुत सारे लोगों के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। वो सारे के सारे लोग क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, जो भी बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं। तो अब इतने सारे पैसे को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इनटू यूनिट्स यानी भागों में। जैसे आपने पिज्जा को डिवाइड किया अलग अलग पार्ट्स में, माना एक पूरे पिज्जे के आपने 6 पीसेस कर लिए, तो इसके कितने शेयर्स हो गए, 6 शेयर्स हो गए। सिमिलरली कंपनी की जितनी भी कैपिटल है, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 10 करोड़ हो, चाहे वो 1 लाख हो, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और हर इक्वल पार्ट क्या कहलाता है, एक शेयर कहलाता है। और उसके थ्रू ही पब्लिक कंपनी में अपना पैसा लगाती है और उसके मालिक बनती है। और जो कोई भी व्यक्ति उस कंपनी का वो शेयर खरीदता है तो वो कहलाता है शेयर होल्डर। शेयर खरीदने का मतलब है कि वो उतने अमाउंट का पैसा कंपनी में लगा रहा है। माना आपने रिलायंस कंपनी के 2 शेयर खरीदे और एक शेयर की कीमत है 10,000 रुपए, तो आपने 2 शेयर यानी 20,000 रुपए उस कंपनी में लगा दिए, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे। और आपने जो पूंजी लगाई है कंपनी में वो क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल। और आपने कितनी शेयर कैपिटल इन्वेस्ट की है, 20,000 रुपए। अब कंपनी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के शेयर्स इशू करती है, और 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इन जनरल हम जब कभी भी शेयर्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब इक्विटी शेयर से होता है, ना कि प्रेफरेंस शेयर से।
इक्विटी शेयर्स मतलब समान अधिकार, यानी इसमें कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, और ये असली मालिक होते हैं कंपनी के। जिस किसी भी व्यक्ति के पास इक्विटी शेयर्स होंगे उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स होल्डर या फिर कंपनी का असली मालिक। क्यों, ये अभी आपको पता चलेगा। और इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो भी पैसा कंपनी में लगाया जाता है उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर ओनर्स फंड या फिर ओनर्स कैपिटल। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के असली मालिक होते हैं। क्यों असली मालिक होते हैं? देखिए, जो बिजनेस के मालिक होते हैं वो क्या होते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं और बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, यानी उसके लिए डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जो कंपनी होती है, अभी आपने देखा उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, तो सभी लोग अगर डिसीजंस लेंगे तो डिसीजंस बहुत देरी से लिए जाएंगे। इसीलिए एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनने का जो अधिकार होता है ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स होल्डर को होता है, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं थ्रू वोटिंग राइट्स। और जो वोटिंग का राइट है वो किसके पास होता है? इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के पास होता है, ना कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के पास। इसीलिए इक्विटी शेयर्स होल्डर वोट के थ्रू डिसीजंस ले सकते हैं और कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इक्विटी शेयर्स होल्डर कंपनी के असली मालिक कहलाते हैं। अब इक्विटी शेयर्स होल्डर को वोटिंग राइट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन इनकी एक कमी ये होती है कि प्रॉफिट में से जब प्रॉफिट बांटा जाएगा सभी इक्विटी शेयर्स होल्डर में, तो वो क्या होता है, वो फिक्स नहीं होगा। यानी जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तभी डिविडेंड दिया जाएगा, और जब लॉस होगा तब डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। इसके अलावा अगर कंपनी का समापन हो रहा है तब क्या होता है, जितने भी एसेट्स होते हैं उन सबको बेचकर पैसा इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और लास्ट में जो भी बचता है वो मिलता है इक्विटी शेयर्स होल्डर को। और अगर कुछ नहीं बचे तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इनको रेजिडुअल ओनर्स भी कहते हैं, यानी इनको बचा कुचा ही मिलता है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि अगर कंपनी को बहुत अधिक लाभ हो रहे हो तो फिर उसको उतना अधिक लाभ का हिस्सा भी ज्यादा मिलता है। अब कोई भी व्यक्ति कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा क्योंकि इसकी जो लायबिलिटी होती है कंपनी में वो लिमिटेड होती है, यानी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ वही आपका डूब सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था कि अगर कंपनी को नुकसान हो गया तो कंपनी की जितनी भी वस्तुएं हैं, एसेट्स हैं, उनको बेचने पर अगर पैसा पूरा नहीं पड़ता है तो पार्टनर्स को और सोल प्रोप्राइटर्स को अपने घर से पैसा लगाना पड़ता था। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इक्विटी शेयर्स होल्डर हो किसी भी कंपनी के, तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, माना आपने रिलायंस कंपनी में 20,000 रुपए लगाए हैं, तो अगर कंपनी बंद हो जाती है और लॉस में चली जाती है तो भी मैक्सिमम आपका 20,000 रुपया ही डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। तो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं हम इक्विटी शेयर्स के लाभ और हानियों की, यानी मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो सबसे पहले हम मेरिट्स की बात कर लेते हैं, यानी इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं जो अट्रैक्ट करती हैं किसी भी शेयर होल्डर को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर कंपनी के लिए किस तरीके से उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहला होता है परमानेंट कैपिटल। देखिए, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। परमानेंट कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट्स में लगाया गया पैसा परमानेंट कैपिटल कहलाती हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब ऐसी एसेट्स जो किसी भी बिजनेस में एक लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होती हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गया, एटसेट्रा। तो इक्विटी शेयर्स होल्डर जो भी पैसा कंपनी में लगाते हैं उस पैसे का उपयोग कहाँ होता है? परमानेंट कैपिटल के रूप में, यानी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के रूप में। और इसकी जो रीपेमेंट है वो कंपनी के समापन पर ही दी जाती है। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आप शेयर मार्केट में उसको बेचकर उस कंपनी के शेयर होल्डरशिप गिव अप कर सकते हो और उस कंपनी से बाहर निकल सकते हो। यहाँ पर जो आपका बाइंग प्राइस होता है और जो मार्केट प्राइस होता है उसका डिफरेंस ही आपका प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप हमेशा हमेशा के लिए किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स रह सकते हो। उस स्थिति में आपका जो पैसा है वो कंपनी के समापन पर ही मिलेगा, ना कि उससे पहले। उसके बाद जो सेकंड इसका मेरिट है, इसका गुण है, वो ये है नो बर्डन ऑन द कंपनी। बर्डन मतलब बोझ नहीं होता। भाई किस तरह का बोझ? कंपनी काम कर रही है, अब उसको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर कंपनी को
हर महीने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना पड़े किसी व्यक्ति को, तो वो होता है बर्डन। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स में ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा। अब प्रॉफिट का एक हिस्सा ये तभी दिया जाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस। उसके बाद होता है कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, कंट्रोल करने का जो हक होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को ही होता है। ये मैंने अभी बताया था कि क्यों होता है, क्योंकि वही उसके मालिक होते हैं और उनको वोट करने का अधिकार होता है। तो वोटिंग के थ्रू वो डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं और अल्टीमेटली कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके जो डीमेरिट्स हैं वो क्या हैं? देखिए, डीमेरिट्स है सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, यानी यहाँ पर जो मेरिट था नो बर्डन। अब नो बर्डन तो था, लेकिन इसका डीमेरिट, एक साइड इफेक्ट क्या है कि जो रिटर्न होते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते, यानी घटते बढ़ते रहते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हुआ हो तो वो ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन अगर कंपनी को लॉस हुआ हो तो कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता शेयर होल्डर्स को। उसके बाद है मोर लीगल फॉर्मेलिटीज। ये क्या होती हैं? देखिए, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनीज को बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। उनको प्रोस्पेक्टस बनाना होता है, उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से परमिशन लेनी होती है, जो कि अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद फिर वेट करना पड़ता है लोगों का कि वो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जो कि एक लेंदी प्रोसीजर बन जाता है इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए, यानी पैसे को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद क्या है? मोर कॉस्ट देन अदर सोर्स ऑफ फंड। कॉस्ट मतलब लागत, खर्चा। ऑब्वियसली अब इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, इतना लंबा प्रोसीजर होगा, तो पैसे भी तो ज्यादा खर्च होंगे ना। तो इसीलिए इक्विटी शेयर्स के थ्रू जब पैसा इकट्ठा किया जाता है बिजनेस में, तो उसका जो खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स खत्म हो गया। अब हम चलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बाद। देखिए, प्रेफरेंस शेयर मतलब प्रेफरेंस दी जाती है, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, पूर्व अधिकार दिए जाते हैं। और वो अधिकार क्या होते हैं अभी हम बताएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं, और जो लोग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं उसको बोलते हैं हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब जो प्रेफरेंस शेयर है, जैसा कि मैंने अभी बताया, इनको कुछ पूर्व अधिकार मिले हुए होते हैं, इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। क्या प्रेफरेंस दिया जाता है? वो यह दिया जाता है कि डिविडेंड के ऊपर, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट में से हिस्सा, और इनको यह अधिकार होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, और वो भी डिविडेंड फिक्स होता है। यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो एक फिक्स्ड रेट से इनको डिविडेंड दिया जाएगा। अगर लॉस होता है तो नहीं मिलता, लेकिन प्रॉफिट होता है तो फिक्स्ड डिविडेंड इनको दिया ही जाएगा, और ये डिविडेंड इनको इक्विटी शेयर्स होल्डर से पहले दिया जाएगा। उसके बाद अगर कंपनी को बंद किया जाता है, यानी अगर उनको कंपनी का वाइंड अप होता है, तो जो कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं उनको बेचकर उसमें से क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को दिया जाता है, और बाकी का बचा पैसा इक्विटी शेयर्स होल्डर्स में बांटा जाता है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स को जो प्रेफरेंस दी जाती है हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, इतने सारे अधिकार इनको दिए गए हैं, तो क्या इनको वोट करने का राइट होगा? कंपनी को कंट्रोल करने का राइट होगा? नहीं होगा। कुछ फायदे हो रहे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के असली मालिक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है जब कंपनी के डिसीजंस लिए जा रहे होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स को हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक लोन के फीचर्स भी होते हैं और इसमें कैपिटल के फीचर्स भी होते हैं। लोन के फीचर्स क्या होते हैं? अगर आपने बैंक से ऋण लिया है, लोन लिया है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स अगर किसी कंपनी के पास हैं, तो उन्हें प्रॉफिट में से डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा। इसमें लोन के फीचर्स भी हो गए और इक्विटी यानी शेयर्स के फीचर्स भी हो गए। अब बात करते हैं हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की। देखिए, सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करते हैं, यानी गुण। तो सबसे पहला क्या होता है कि नो बर्डन ऑन द कंपनी। अब ये क्यों भाई, बर्डन क्यों नहीं? बर्डन इसीलिए कि अगर कंपनी में अगर लॉस हो रहा हो तो फिर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने की स्थिति में ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। अब दूसरा जो मेरिट है उसका ये है कि इंटरफेरेंस नहीं होता मैनेजमेंट के ऊपर। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता।
थर्ड मेरिट है इसका नो चार्ज ऑन एसेट्स, मतलब देखिए अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो क्या करना पड़ता है, आपको अपनी कोई भी चीज गिरवी रखनी पड़ती है। माना आपने सोना गिरवी रख लिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उस सोने को अगर बाद में बेचना चाहो तो नहीं दे बेच सकते, या फिर उसके ऊपर कोई और लोन लेना चाहो तो नहीं ले सकते। तो वो क्या होता है कि असेट एक तरीके का चार्ज हो जाता है असेट पर। सिमिलरली अगर कंपनी बैंक से या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो उसे अपनी कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट गिरवी रखनी पड़ती है, जो कि एक तरीके का चार्ज है। लेकिन जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू मार्केट से पैसा उठाती है तो उसको अपनी किसी भी तरह की एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ता और पैसा भी लॉन्ग टर्म के लिए आ जाता है। तो ये एक इसका अच्छा खासा मेरिट है। डीमेरिट्स क्या है इसके, देखिए सबसे पहला क्या है, नॉट एश्योर्ड रिटर्न। एश्योर्ड रिटर्न क्यों नहीं है, क्योंकि अगर लॉस होता है तो डिविडेंड नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग सिचुएशन में ही डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद है नो टैक्स सेविंग। देखिए अगर आपके पास जितने भी खर्चे हों तो आप उसको अपनी इनकम में से घटाकर अपनी इनकम को कम दिखा सकते हो, और कम इनकम का मतलब है कम टैक्स। इनकम जितनी ज्यादा होगी टैक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर के थ्रू दिया जाता है वो डिविडेंड खर्चा नहीं होता है। अब खर्चा नहीं होगा तो इनकम में से माइनस भी नहीं किया जाएगा, इसीलिए टैक्स की सेविंग नहीं होती है। उसके बाद है नो वोटिंग राइट्स, वो है उनको वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये थे प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है रिटेन्ड अर्निंग यानी संचित आय। ये भी व्यवसाय के स्वामी का ही एक हिस्सा होता है। कैसे, देखिए कोई भी बिजनेस जब प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही बिजनेस किया जाता है, तो बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से सबसे पहले जो इंटरेस्ट दिया जाता है लोन के ऊपर वो पे किया जाता है, फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है, और उसके बाद जो भी बचता है उसमें से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, यानी उस प्रॉफिट को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और जो भी पार्ट एक शेयर होल्डर को मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब कंपनी सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती है, कुछ हिस्सा वो बचा कर रख लेती है, यानी ये गुल्लक में डाल दिए। तो वो जो पैसे जो कंपनी ने गुल्लक में डाले हैं वो कहलाते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और इस पर किसका अधिकार होगा, कंपनी के मालिक का या फिर क्रेडिटर्स का? ऑब्वियसली कंपनी के मालिक का, यानी इक्विटी शेयर्स होल्डर का। कंपनी के मालिक तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स ही होते हैं ना, तो कंपनी के मालिक इक्विटी शेयर्स होल्डर। तो रिटेन अर्निंग मतलब ये भी एक ओनर्स फंड में ही आता है। क्यों आता है ये मैंने आपको बता दिया। तो कंपनी में जो भी पैसा बांटा नहीं जाता, जो कंपनी में वापस रख लिया जाता है, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। और रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम होता है इंटरनल सोर्स, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर से ही पैसा लगाया जा रहा है बिजनेस में। या फिर इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, या फिर फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ये आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट को जब हम वापस बिजनेस में लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये तीनों नाम आप ध्यान रखिए, ये एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब जो रिटेन्ड अर्निंग है इसको कहाँ यूज होता है ज्यादातर, इसका यूज होता है कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी को बढ़ाने के लिए, और एडवर्स जो कंडीशंस होती हैं, जो मुश्किल हालात होते हैं उसमें कंपनी को बचाए रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए रिटेन्ड अर्निंग का यूज किया जाता है। इसलिए इसको कुशन ऑफ सिक्योरिटी भी कहते हैं। जिस किसी भी कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग जितनी ज्यादा होगी उसकी मार्केट में रेपुटेशन उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग मतलब ज्यादा सेविंग। अब रिटेन्ड अर्निंग यूज कैसे होती है, ये यूज होती है बोनस शेयर्स को इशू करके कंपनी के पुराने शेयर्स होल्डर को। फॉर एग्जाम्पल आपके पास HDFC बैंक के 100 शेयर्स हैं और HDFC बैंक ने हर एक शेयर होल्डर्स को एक बोनस शेयर इशू किया है, तो अब आपके पास शेयर्स कितने हो जाएंगे, 101। यानी आपके अकाउंट में शेयर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई, लेकिन बदले में आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो पैसा कंपनी कहाँ से लेगी, वो लेगी रिटेन्ड अर्निंग से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बोनस शेयर्स के थ्रू कंपनी कैसे पैसा यूज करती है। अब रिटेन्ड अर्निंग के लाभ और दोष क्या हैं, तो देखिए सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये है कि परमानेंट सोर्स, क्योंकि अब रिटेन्ड अर्निंग यानी अपने सेविंग का जो पैसा है वो वापस तो करना नहीं पड़ता, तो इसीलिए लॉन्ग टाइम के लिए ये कंपनी में बना रहता है और एक लॉन्ग पीरियड के लिए कंपनी इसको यूज करती है। उसके बाद नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब रिटेन्ड अर्निंग, भाई अपनी सेविंग को यूज करने के लिए कोई पैसा थोड़ा ना खर्च करना पड़ेगा, तो इसीलिए रिटेन्ड अर्निंग को यूज करने के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, इसका कोई भी एक्सपेंस नहीं होता है।
और नो फिक्स्ड लायबिलिटी, इसका मतलब है कि जब कंपनी रिटेन अर्निंग यानी अपनी सेविंग को इस्तेमाल करती है, अपनी सेविंग को यूज करती है, तो बदले में उसे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जितनी ज्यादा से ज्यादा सेविंग होगी रेपुटेशन उतनी अच्छी होती है। अगर आपके फ्रेंड के पास सेविंग ज्यादा है, आपसे कहीं ज्यादा है, तो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। सिमिलरली जिस कंपनी के पास रिटेन अर्निंग जितनी ज्यादा होगी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ही स्ट्रांग मानी जाएगी, क्योंकि उसको अपनी कठिन समय में बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए रिटेन अर्निंग का मतलब है गुडविल का बढ़ना, कंपनी की रेपुटेशन में बढ़ोतरी होना। अब बात आ जाती है हमारे डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स का है डिसैटिस्फैक्शन अमोंग द शेयर होल्डर्स। मतलब अगर कंपनी रिटेन अर्निंग ज्यादा करने लग जाएगी यानी कंपनी ज्यादा सेविंग करने लग जाएगी, तो क्या मतलब है इसका? भाई अभी आपने देखा था कि कंपनी डिविडेंड पे करने के बाद जो भी पैसा बचाती है वो रिटेन अर्निंग होता है। अगर अब कंपनी 100 रुपए में से सिर्फ 40 रुपए डिविडेंड पे कर रही है और 60 रुपए अपने पास रख रही है, तो शेयर होल्डर्स के पास कितना गया? 40 रुपए। तो शेयर होल्डर्स क्या इसमें सेटिस्फाई होंगे? तो इससे क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में असंतोष हो जाता है, वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई हमें तो एज एन डिविडेंड पैसा कम मिल रहा है, हमने तो कंपनी में इन्वेस्ट किया था ताकि हमें डिविडेंड मिले। भाई बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो किया जाता है ना। और किसी बिजनेस में अगर सारा का सारा पैसा वापस बिजनेस में ही लगाया दिया जा रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर आप अपने खर्चे कहां से चलाओगे? तो इसीलिए जितनी ज्यादा रिटेन अर्निंग होती है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड उतना ही कम मिलता है, और जितना कम डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर्स में उतना ही ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन होगा। सेकंड इसका जो डीमेरिट है वो है अनसर्टेन, अनिश्चित। अनिश्चित क्यों? देखिए रिटेन अर्निंग सीधा सीधा प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो सेविंग यानी रिटेन अर्निंग भी ज्यादा होती है, लेकिन प्रॉफिट तो फिक्स होता नहीं है। कभी सिचुएशन फेवरेबल होती है, कभी अनफेवरेबल होती है। जैसे लॉकडाउन में अब बिजनेस बंद पड़े रहे तो क्या उनको प्रॉफिट हुआ? नहीं, बल्कि लॉस हुआ। तो जब लॉस हो रहा है तो क्या उस कंडीशन में वो रिटेन अर्निंग कर सकती हैं, बचा सकती हैं? नहीं। तो इसीलिए रिटेन अर्निंग क्या होती है? अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है। उसके बाद है इसका केयरलेस यूज। केयरलेस यूज मतलब देखिए अब आपके पास अगर सेविंग ज्यादा हो तो आप उसको खर्च करने में सोचते नहीं हो। कई बार आप सोचते हो अरे मेरे पास तो पैसा पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं इसका आईफोन ले लूं, या फिर क्यों ना मैं इसको अच्छा सा लैपटॉप ले लूं। तो कई बार आप क्या करते हो? बेकार की चीजों में अपनी सेविंग को खर्च कर देते हो। यही होता है कंपनीज के साथ। अब कंपनी की जो रिटेन्ड अर्निंग है उसको यूज करने के लिए कोई पैसा तो खर्च होता नहीं है, ना ही उसको यूज करने के बाद कोई लायबिलिटी होती है। तो कई बार क्या होता है कंपनी अननेसेसरी चीजों में, अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स में उस पैसे को लगा देती है और उसका जो फायदा होता है वो कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए रिटेन अर्निंग का कई बार कंपनीज में केयरलेस यूज भी होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा रिटेन अर्निंग तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना तभी आपको समझ में आएगा। आपने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ये सब समझ लिया। यानी किसी भी कंपनी में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो आपको मार्केट से, शेयर मार्केट से उसके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। इंडियन कंपनी जैसे टाटा हो गई, यस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, इन सब कंपनी में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो, इन सब कंपनी के अगर आप शेयर होल्डर्स बनना चाहते हो, तो आप शेयर मार्केट जो कि बीएसई और एनएसई है वहां से जाकर आप अपने शेयर्स खरीद सकते हो। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, जैसे बैंक का एक सेविंग अकाउंट होता है। सिमिलरली शेयर्स खरीदने के लिए अकाउंट होते हैं जिसको बोलते हैं हम डीमेट अकाउंट। तो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उस बीएसई और एनएसई पे जो भी कंपनी लिस्टेड होगी उसके शेयर्स आप खरीद सकते हो इजीली। और इंडिया में जो भी कंपनी है वो पैसा जुटा सकती है इंडियन मार्केट से। लेकिन माना रिलायंस को पैसा इकट्ठा करना हो अमेरिका से, जापान से, सिंगापुर से, यूरोप से, तो क्या करेगी? क्या अमेरिकन, यूरोपियन अमेरिका में, इंडिया में सीधे शेयर्स खरीद सकते हैं? नहीं। अब ये सब कंपनीज क्या करती हैं, यानी अगर कोई कंपनी विदेशों से पैसा इकट्ठा करना चाहती है थ्रू शेयर्स, यानी शेयर के थ्रू ही पैसा इकट्ठा करना चाहती है, शेयर कैपिटल के थ्रू ही, लेकिन अपने देश से नहीं, विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से, तो क्या करती है वो एक फॉरेन बैंक ब्रांच के पास जाएगी, इंटरनेशनल बैंक ब्रांच के पास, और उसको अपने शेयर्स दे देगी। यानी वो इंटरनेशनल बैंक ब्रांच उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा और फिर वो बैंक ब्रांच बन जाएगा डिपोजिटरी बैंक। अब वो बैंक क्या करता है, उसने सारे शेयर्स खरीद लिए और वो एक डिपोजिटरी रिसीट दे देगा, और वो जो डिपोजिटरी रिसीट्स होती है उसका अमाउंट डॉलर्स में होगी, अमेरिकन डॉलर्स, क्योंकि यूएसए जो डॉलर है वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। और ये ही सर्टिफिकेट क्या कहलाता है? जीडीआर कहलाता है। यानी
इंडियन कंपनी फॉरेन इंटरनेशनल बैंक के पास गई, उसने अपने वहां शेयर्स उस बैंक को बेच दिए, बैंक बदले में एक रिसीट देगा और वही रिसीट क्या होती है, जीडीआर, जिसकी वैल्यू इंडियन करेंसी में नहीं होती जबकि यूएस डॉलर में होती है। ये जीडीआर एक लिस्ट हो सकती है अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज में, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इंडिया में अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप BSE और NSE के थ्रू ही खरीद सकते हो, शेयर मार्केट के थ्रू। सिमिलरली अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, तो वहां पर ये जीडीआर क्या हो, ये लिस्ट हो जाती है। तो अब अमेरिका में या फिर यूरोप में जहां जहां भी ये लिस्ट हुई है ये रिसीट, अब वहां के लोग भी फिर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी वो शेयर्स नहीं खरीदेंगे, वो जीडी खरीदेंगे। तो ये होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, यानी जब एक देसी कंपनी विदेशों से पैसा इकट्ठा करना चाहती है थ्रू इशूइंग शेयर्स, तो वो फिर डायरेक्टली शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, उसको बैंक से एक रिसीट लेनी पड़ती है जिसको बोलते हैं हम जीडीआर। अब यहाँ पर आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो ध्यान में देने हैं। जो एक जीडीआर है, अब उसको वो इक्विवेलेंट टू एक शेयर भी हो सकती है या फिर 2 शेयर्स भी हो सकती है या फिर 50 शेयर्स भी। माना कंपनी ने 1 लाख शेयर्स जमा करा दिए फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक में, अब वो बैंक हो सकता है कि 1 लाख शेयर्स के बदले 1 लाख जीडीआर प्रोवाइड कर दे, यानी जो रिसीट हमने बताई थी डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 जीडीआर मतलब 1 शेयर्स। लेकिन अगर वो 1 लाख जीडीआर नहीं करती है, वो करती है 50,000 जीडीआर, तो 1 जीडीआर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 शेयर्स। तो इस तरीके से ये रेशो चेंज होता रहता है। तो विदेशी लोग जीडीआर के थ्रू ही देशी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जीडीआर के थ्रू जितने भी फॉरेनर्स हैं जो पैसा लगाते हैं कंपनी में, वो शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, यानी उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। कई सारी इंडियन कंपनी जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, आईसीआई, इन सब ने जीडीआर के थ्रू विदेशों से पैसा इन्वेस्ट करा है अपनी कंपनीज में। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ये भी कुछ नहीं है, सिर्फ जीडीआर है। फर्क सिर्फ इतना है कि जीडीआर एक साथ कई सारे देशों में लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन एडीआर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कंपनी अगर अमेरिकन से पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहती है अपनी कंपनीज में, तो वो क्या करेगी, अमेरिका के एक बैंक से कॉन्टेक्ट करेगी, शेयर्स वो अमेरिका के उस बैंक को बेच देगी, अमेरिका का बैंक एक डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगा जो कि यूएस डॉलर में जिसकी वैल्यू होगी, फिर उस रिसीट को वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकती है और फिर उसके थ्रू अमेरिकन इंडिया की उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कहलाती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। उसके बाद आता है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट, यानी विदेशी जो कंपनी है वो भी इंडिया से पैसा इन्वेस्ट कर सकती है अपनी कंपनी में, उसके लिए यूज होता है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट्स। यानी जो विदेशी कंपनी जो भी इंडिया से पैसा उठाना चाहती है वो इंडिया के बैंक को कांटेक्ट करेगी और अपने शेयर्स उस बैंक को बेच देगी, बदले में वो एक रिसीट देगा कंपनी को जिसका नाम होगा इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट, और फिर ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा और उसके थ्रू फिर इंडियंस उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो भी हमने पढ़ी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। इसके साथ ही जो ओनर्स फंड है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बोरोड फंड के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को। इसके अलावा अगर आप इसके नोट्स, पीडीएफ और साथ ही साथ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या फिर कॉमर्स रिलेटेड किसी भी करियर की जानकारी पाना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।